और जितने भी यूनानी राजा हैं उनका केवल 13वें में मिलता है। हाँ, वो दूसरे में और 13वें में दोनों में मिलते हैं। और यूनानी जितने भी हैं ये सब ये केवल 13वें में मिलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब लिखिए अगला बात लिखिएगा कि अशोक के नाम का उल्लेख गुर्जरा लघु शिलालेख में मिलता है। गुर्जरा लघु शिलालेख में मिलता है। इसके बाद अगला लिखिएगा फिर मास्की नेतुर और उडेगोलम लघु शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। बुद्ध शाक्य कहा गया है। बुद्ध शाक्य। अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। उसके बाद अगर लिखिएगा भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट एवं बौद्ध धर्मावलंबी बताया गया है। बौद्ध धर्मावलंबी बताया गया है। अगला लिखिएगा फिर सहगौरा अभिलेख। सहगौरा अभिलेख जो कि गोरखपुर में है और महास्थान अभिलेख जो कि बोगरा बांग्लादेश में है, ये दोनों जगह जो है वो अकाल और उसके दौरान राहत कार्य दोनों का वर्णन देता है। सहगौरा गोरखपुर का अभिलेख और महास्थान बोगरा बांग्लादेश में है। ये दोनों जगह अकाल के दौरान जो राहत कार्य किए गए थे उसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा नेपाल से 2 अभिलेख मिले हैं, एक रुमिनदेई से और दूसरा निगलीबा, जिसको निगली सागर भी बोला जाता है। इसको निगली सागर अभिलेख भी बोला जाता है। इसी को कनक मुनि अभिलेख भी बोला जाता है। इस दोनों अभिलेख में अशोक के लिख लीजिए तो
ये दोनों अभिलेख उस क्षेत्र में अशोक के दौरा का वर्णन करता है, और वहाँ जाके वहाँ पर कर कम कर दिया था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और ये बुद्ध के जन्म स्थान से रिलेटेड जगह है, रुक्मिणदेही और निगली सागर। तो वहाँ पे जाके वहाँ कर नीति की जानकारी मिलती है और बौद्ध धर्म के प्रभाव का भी जानकारी मिलता है, और ये बुद्ध के प्रति उसके समर्पण की भी जानकारी मिलती है। ये दोनों अभिलेख से, दोनों नेपाल में है। रुक्मिणदेही और निगलीबा भी बोला जाता है, उसी को निगली सागर भी बोला जाता है। एक और महत्वपूर्ण है आपका इसका कौशाम्बी अभिलेख। हाँ, कौशाम्बी अभिलेख जो कि इलाहाबाद में है। कौशाम्बी अभिलेख, इसी को इलाहाबाद अभिलेख भी कह सकते हैं। प्रयाग पर, इसी पर ये अशोक का अभिलेख था। बाद में इस पर समुद्रगुप्त के शासनकाल में हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की भी रचना की गई। इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि समुद्रगुप्त का जितना भी यात्रा का, ये साम्राज्य विजय का जितना भी वर्णन है, वो हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति के रूप में इसी पर किया गया है। बाद में इस पर अकबर भी अपना अभिलेख लिखवाया। इसी पर समुद्रगुप्त के शासनकाल में हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई। उसके बाद एक अगला लिखेगा सांची और सारनाथ। सांची और सारनाथ दो अभिलेखों में, सांची और सारनाथ दो अभिलेखों में संघ में फूट डालने के विरुद्ध आदेश का वर्णन मिलता है। अब एक चीज़, एक महत्वपूर्ण चीज़ लिखिएगा कि 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर ने अशोक के अभिलेखों का पता लगाया था। 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर ने अशोक के अभिलेखों का पता लगाया था, जबकि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसे पढ़ा था। क्लियर। अशोक के जो अभिलेख है मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमको कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। इसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी का चीज़ है कि लिपि और भाषा। जहाँ ब्राह्मी लिपि है वहाँ भाषा प्राकृत है, जहाँ खरोष्ठी लिपि है वहाँ भाषा आर्मेयिक या यूनानी है। ये याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा कि इस एरिया से जो भी अभिलेख मिला है उसका भाषा यूनानी होगा। क्यों? क्योंकि वो यूनानी प्रभाव क्षेत्र का जगह था। पढ़े होंगे कि सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो यूनानी लोग इंडिया पर आक्रमण किया था। पहले अलेक्जेंडर का हुआ था, अलेक्जेंडर के बाद फिर बैक्ट्रियन सब का आक्रमण हुआ था। तो वो इलाका जो था वो यूनानी प्रभाव से प्रभावित इलाका था। तो वहाँ का जो लिपि था वो यूनानी और आर्मेयिक भाषा हुआ करती थी, और लिपि जो थी वो खरोष्ठी हुआ करती थी। ठीक। अब अशोक के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो इतने अशोक के अभिलेख हैं।
अशोक के अलावा कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे एक लिखिएगा हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। बेसनगर जो अभी मध्य प्रदेश में की विदिशा नाम की जगह है, उसी को बेसनगर बोला जाता था। इस लेख को, इस अभिलेख को गरुड़ स्तंभ लेख भी बोला जाता है। गरुड़ क्या होता है? पक्षी होता है। किससे जुड़ा हुआ है? विष्णु से जुड़ा हुआ है। इसलिए याद रखिएगा इस चीज को कि ये भागवत धर्म का प्रमाण इस अभिलेख से मिलता है। इस अभिलेख से भागवत धर्म का प्रमाण मिलता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि बेसनगर के या विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म का प्रथम साक्ष्य मिलता है। तो लिख लीजिए इसको, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से भागवत धर्म का साक्ष्य मिलता है। अगला लिखिएगा एरन अभिलेख। यह भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। एरन अभिलेख, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य। उसके बाद अगला लिखिएगा हाथ क्या, हाँ, ये गुप्त काल से संबंधित है। अगला लिखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। जो एक तो अशोक का अभिलेख हो गया। अशोक के अलावा जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से जो चीज़ मिला है वो आप जान लीजिए। वो बाद में चर्चा जब गुप्त काल पढ़ेंगे उस समय करेंगे। अभी केवल सोर्स के बारे में आप लोग को बतला रहे हैं, कौन कौन सा अभिलेख आपके लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ लेता है इन सब के बारे में। अगला लिखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। ये खारवेल से संबंधित है। खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा के खारवेल से संबंधित है। खारवेल जो था वो चेदी वंश या चेदी अथवा महामेघवाहन दोनों वंश का था। हमको लगता है कि 60 to 62 वाले में प्रश्न पूछा गया था कि खारवेल किस वंश से संबंधित था। महामेघवाहन, वाहन दोनों से था और दोनों ऑप्शन में था। वाहन। उसके बाद अगला लिखिएगा नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख यह सातवाहन राजा गौतम वलश्री से संबंधित था। यह सातवाहन राजा गौतम वलश्री से संबंधित था। अगला लिखिएगा मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख यह मालवा के राजा यशोवर्मन यह मालवा के राजा यशोवर्मन से संबंधित था।
यशोवर्मन, यह मालवा के राजा यशोवर्मन से संबंधित था। अगला लिखिएगा ऐहोल अभिलेख। इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच की लड़ाई का वर्णन मिलता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया था। ऐहोल अभिलेख, हर्ष और पुलकेशिन सेकेंड के बीच की लड़ाई का वर्णन मिलता है, जिसमें पुलकेशिन ने हर्ष को पराजित किया था। ठीक। अगला लिखिएगा भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख यह किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। वही भीतरी, वहीं वहाँ पर हुनों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त से संबंधित है। यूपी में है, बलिया के बीच में है। वो नहीं पूछेगा बनारस में, पूछेगा बहुत हुआ तो पूछेगा कि किस राज्य में है, बतला सकते हैं। मुख्य रूप से ये पूछा जाता है कि किससे संबंधित है। ये 4-5 बहुत महत्वपूर्ण है। एक सती प्रथा से पहले अक्सर पूछा जाता था, पूछा जाता है कि नहीं बता, सती प्रथा का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ मिलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था। खारवेल हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है बिहार में, कुछ न कुछ उससे रिलेटेड पूछता है। उसके बाद ये बेसनगर अभिलेख जो है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये विदिशा में है, उज्जैन के पास है विदिशा, तो वहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये 4-5 बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। अगर पूछा तो यही अभिलेख से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा तो या तो अशोक के अभिलेख से पूछेगा, और अशोक के अभिलेख के अलावा अगर कहीं से पूछेगा तो यही 4-5 जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं यहीं से पूछेगा। क्या चीज? अच्छा, धीरे धीरे। अच्छा, दोबारा पूछ लीजिए, जो नहीं लिख पाते हैं दोबारा पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया आपका अभिलेखीय साक्ष्य, जो कुछ भी है अभिलेख से उस समय के बारे में पता चलता है। तो सेकेंड नंबर में आ जाता है सिक्का। सिक्का में देखिए 2-3 बात है। सबसे पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उस टाइम में व्यापार वाणिज्य बहुत ज़्यादा प्रगति पे था। तो अगर व्यापार वाणिज्य प्रगति पे रहेगा तो निहायत सी बात है कि वहाँ पर सिक्का उस समय प्रयोग में होगा ही होगा। लेकिन हमको न उसका कोई प्रमाण मिला है, न उसके बारे में कुछ अभी तक मिल पाया है, केवल एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसलिए उस समय के सिक्का के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी पहला जो सिक्का मिलता है उसको पंचमार्क्ड सिक्का बोला जाता था। पंचमार्क्ड सिक्का या आहत सिक्का। ये जो है वो सेकेंड द्वितीय नगरीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई उसी टाइम से एक सिक्का प्रचलन में आ गया। अब ये सिक्का प्रचलन में आया तो इस पंच मार्क इसलिए कहा जाता है कि इसमें 5 चीज़ का मार्क रहता था। कहीं मछली का, कहीं छोटे छोटे किसी प्रकार की आकृति का मार्क्स रहता था, इसलिए उसको पंच मार्क कहा गया है, या आहत सिक्का भी कहा जाता है। ये सिक्का पंच ये बना के तैयार किया जाता है ना, कि इनका जैसे एक सिक्का का तैयार होता है कि टकसाल में तैयार किया जाता है, वैसे नहीं करके बना के उस पर कुछ मार्क इस पर लगा दिया जाता था, इसलिए इनको पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। ये मुख्य रूप से चांदी के बने होते थे और मगध के आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं, जो कि
जो कि समझिए कि मगध साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य के समय में यही सिक्का प्रचलित रहा। इसके बाद दूसरा आता है के टाइम में सातवाहन पहले शासक थे जिन्होंने सीसा का सिक्का जारी किया। इन्होंने सीसा धातु का सिक्का सातवाहनों ने जारी किया। इसके बाद आता है स्वर्ण का सिक्का, सोने का जो सिक्का है सबसे पहले हिंद यूनानी लोगों ने प्रयोग किया। इंडो यूनानी जो थे उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया, सबसे पहले जारी किया। सबसे पहले इनको हिंद यूनानी जारी किए। उसके बाद कुषाण में भीम कडफिसस जो था वो सोना सिक्का जारी करने के लिए जाना जाता है और सबसे ज़्यादा मात्रा में इसको कुषाणों ने जारी किया। हिंद यूनानी, इंडो यूनानी कहा जाता था इनको। इनका जो सबसे मेन राजा था वो मिनांडर था, जो कि इसकी राजधानी सियालकोट के आसपास, जो पाकिस्तान में है उसके आसपास इसकी राजधानी हुआ करती थी। हिंद यूनानी जारी किया। उसके बाद भीम कडफिसस जो था कुषाण वंश का शासक, वो इसको जारी किया और सबसे ज़्यादा मात्रा में इसको कुषाणों ने जारी किया। भीम कडफिसस कुषाण था ये भी। हाँ, इसी के टाइम में बृहद पैमाना पर जारी होने लगा सोना का सिक्का। हाँ, और इसके बाद गुप्तों ने सोना का सिक्का जारी किया। गुप्त काल के राजाओं ने सोना का सिक्का जारी किया। सबसे ज़्यादा कुषाण सबसे पहले किया। टोटल कुषाण के टाइम में सबसे ज़्यादा जारी हुआ। शुरुआत हिंद यूनानी के द्वारा हुआ, उसके बाद भीम कडफिसस के द्वारा कुषाण, हाँ, उसके बाद गुप्त के द्वारा। गुप्त काल के बाद से सोना का सिक्का के प्रयोग में कमी आने लगती है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी और जैसे ही सामंती व्यवस्था की शुरुआत होती है तो व्यापार वाणिज्य जो है ऑलरेडी प्रभावित होने लगता है। व्यापार वाणिज्य जैसे ही प्रभावित होगा तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका सिक्का पर पड़ेगा। दोनों में अंतर था। जैसे मौर्य काल हुआ था तो मौर्य काल में सत्ता का केंद्रीकरण था, तो उस टाइम में व्यापार वाणिज्य को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था। लेकिन जैसे ही विकेंद्रीकरण हुआ गुप्त साम्राज्य में, विकेंद्रीकरण जब कभी भी होगा सत्ता का तो वो व्यापार वाणिज्य के सामंतवाद को बढ़ावा मिलेगा और सामंतवाद को जैसे ही बढ़ावा मिलेगा तो वो व्यापार वाणिज्य के लिए उसको चौपट करने के लिए सबसे पहला कदम होता है। आप देखिएगा कि मौर्य काल के बाद और गुप्त काल के पहले का जितना भी पीरियड है, जो हिंद यूनानी, पार्थियन और शक, कुषाण वगैरह का है, इस टाइम में सबसे ज़्यादा व्यापार वाणिज्य हुआ था भारत का। व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति इसी काल में हुई थी। लेकिन जैसे ही गुप्त काल शुरू होता है पतन शुरू हो जाता है व्यापार वाणिज्य में। उसके बाद फिर देखिएगा कि हर्ष के मृत्यु के बाद और चोल सब का जो डिनेस्टी जिस टाइम में था उस टाइम व्यापार वाणिज्य की फिर प्रगति शुरू होती है। और उसके बाद जैसे ही सल्तनत तुर्क और अफगान काल आता है फिर व्यापार वाणिज्य का पतन शुरू हो जाता है। फिर अकबर के शासनकाल के बाद से बढ़ना शुरू होता है और व्यापार वाणिज्य बढ़ता है। लेकिन औरंगजेब के टाइम में आते आते उसकी अब पतन शुरू हो जाता है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में देखिएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री फिर पूरा वाणिज्य के कारण ही पूरा युद्ध हुआ है। क्लियर? अब आ जाइए मूर्ति। अभी केवल इसका सिंपल केवल हम बतला देते हैं कि मूर्ति और स्थापत्य कला का जो है वो डिफरेंट काल के अनुसार उसका डिस्कस करेंगे। मूर्ति कला में जैसे इंडिया में सबसे पहले मूर्तियां नहीं बनती थी। वैदिक देवता जो होते थे उनका केवल श्लोक था, स्तुति किया जाता था और वो सब प्रकृति के देवी देवता हुआ करते थे। और आप लोग को आश्चर्य होगा कि मूर्ति सबसे पहले बुद्ध की ही बनी भारत में। हिंदू देवी देवता की कहीं मूर्ति नहीं बनी। पहला मूर्ति जो बना वो बुद्ध का बना, बुद्ध के बाद जैन लोगों का बना और उनका कॉपी करते करते हिंदू भी मूर्ति पूजा करने लगे और देवी देवताओं का जो भी अपना आकार मूर्ति बनाना शुरू कर दिए। इसमें दो तरह का कला चला था, एक था गांधार कला
और दूसरा था मथुरा कला। एक साउथ में चला था वो अमरावती स्कूल था, अमरावती का कला। तो ये आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। गांधार कला जो वो यूनानियों से, चूँकि ये वाला इलाका था गांधार इसी इलाके में है, ये यूनानियों से प्रभावित इलाका था, तो यूनानी कला का जो था वो प्रभाव इस पर पूरी तरह से पड़ता है। तो बुद्ध का जो मूर्ति था वो यूनानी तरीका से मूर्ति बनाया गया था, जैसे यूनानी पुरुष की मूर्तियाँ हुआ करती थी उसी तरह की मूर्ति वहाँ की थी। और मथुरा कला जो था यह पूर्णतः भारतीय कला था, जो मथुरा के आसपास के क्षेत्र में डेवलप हुआ था। और अमरावती पूरी तरह से भारतीय था, ये साउथ में आंध्र प्रदेश का एक इलाका है, वहाँ पर जाके ये डेवलप हुआ था। इसी तरह मंदिर का 3 शैली था, एक नागर था, एक द्रविड़ था और एक बेसर था। जो नागर शैली था वो उत्तर भारत में प्रचलित था, द्रविड़ शैली जो था वो दक्षिण भारत में प्रचलित था, और उत्तर और दक्षिण का जो मध्य का इलाका है, जो नासिक ये सब का इलाका है, वो सब बेसर शैली वहाँ पर फेमस हुआ करता था। हुआ क्या कि जब तुर्क और अफगान काल आया उस टाइम में इस साइड के मंदिर जो थे बृहद पैमाने पर तोड़े गए, तो नागर शैली की मंदिरें जो है बहुत कम उसका प्रमाण मिला है। एक आप नागर शैली का सबसे अच्छा प्रमाण लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा का है उसको माना जा सकता है, नहीं तो इस इलाका में नागर शैली का सब मंदिर लगभग टूट चुका है। दूसरा बेसर शैली है, तो बेसर शैली का मंदिर आपको नासिक और उसके आसपास के इलाका में आपको मिल जाएगा। और दक्षिण का जितना भी द्रविड़ शैली का मंदिर है वो सब अभी भी उसी तरह सुरक्षित है, जैसे बृहदेश्वर मंदिर है जो राजराज चोल के द्वारा बनवाया गया था, मीनाक्षी मंदिर है, इस तरह के जो प्रमुख मंदिरें हैं ये 3-4 वहाँ की शैलियाँ हुआ करती थी। चौथा आता है चित्रकला के बारे में। तो चित्रकला का सबसे पहला प्रमाण जो है भीमबेटका में मिला था। भीमबेटका भोपाल के पास रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वहाँ पर प्रिमिटिव एज का आपको गुफा में बहुत सारे चित्र मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो स्टोन एज में लोगों का जीवन यापन कैसे हुआ करता था। उसके बाद अगला जाता है साहित्यिक स्रोत। टाइम कितना? आधा घंटा भी आप लोग और क्लास कीजिएगा ना? नहीं, ठीक है जाइए, तो कोई बात नहीं। ठीक है, साहित्यिक नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। यहाँ तक समझने में कुछ दिक्कत आई है आप लोग को? कुछ भी चीज़? हाँ बोलिए। कैसे इंग्लिश में? अब इसमें जैसे देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बात जगह सब के बारे में है, तो कि हिंदी में या इंग्लिश में दोनों बराबर ही होगा। जो इंग्लिश का था कि सोर्स ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का था, वो तो मैंने बतला ही दिया। फिर अब ये सब जगह सब के बारे में है, तो आप हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, बात बराबर ही है। इसमें कुछ हिंदी इंग्लिश में कुछ कोई टर्म आपको नहीं समझ में आया तो वो बतला देते हैं उसका हम। हाँ, तो वो नाम है, वो आप हिंदी में जाइएगा और इंग्लिश में जाइएगा वो एक ही रहेगा, वो सब जगह का नाम है। अब जैसे प्रथम द्वितीय जो लिखा है वहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो आप कर सकते हैं, नहीं तो वो सब जगह का नाम है, वो हमेशा वही रहेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब जैसे मान लीजिए कि पटना को पटना का, भित्री को भित्री ही कहेंगे, इंग्लिश में भी जाइए चाहे हिंदी में जाइए, बराबर ही है। तो सब जगह के बारे में है। और कोई समझ जो नहीं आया हो वो बतलाइए, तो हम बतला देते हैं। और भी होगा बचा हुआ, लेकिन फेमस वही बचा हुआ है जिसका नागर शैली पूरी तरह से माना जा सकता है। हाँ, वो हाँ, तो वो जिस समय, अभी तो स्रोत के बारे में केवल बतलाएं इतिहास, वो जिस समय डिस्कस करेंगे आफ्टर मौर्य, जब हम डिस्कस करेंगे उस टाइम में वहाँ उस समय का कला और आर्किटेक्चर क्या था वो डिस्कस करेंगे। कोणार्क तो टूटा हुआ है, कोणार्क कहाँ टेम्पल है अब? कोणार्क टेम्पल टूटा हुआ है, वो तो बना उस टाइम से ही टूटा हुआ है। वो तो रथ मंदिर टाइप का था, तो टूटा हुआ है, उसको आप उदाहरण के रूप में नहीं ले सकते हैं। अब टूटा हुआ टूट चुका है, उसका कल्पना ही केवल कर सकते हैं देख के, खंडहर उसका बचा हुआ है केवल। हाँ, लेकिन टूटा हुआ है वो बस। हाँ, तो उससे केवल और जो बचा हुआ है वो बड़ा बड़ा रथ का चक्का सब बना हुआ है वहाँ। सूर्य का मंदिर था तो रथ का चक्का वहाँ पर बना हुआ था, तो उससे आप रथ मंदिर का भी याद कर सकते हैं उसको, और नागर भी सोच सकते हैं। द्रविड़ से पल्लव शैली का शुरुआत,
रथ मंदिर का जो शुरुआत हुआ था ना, वो हुआ था सबसे पहले काष्ठ कला हुआ करता था, बाद में केव के रूप में बड़ा बड़ा पत्थर का पहाड़ सब था, उसको काट काट के वो लोग बनाया। पल्लव टाइम का जो जितना मंदिर था वो उसी तरह का था। लेकिन जब चोल के टाइम, जब चोल लोग आए, तो जिसका मतलब इतिहास है उसमें कीजिएगा, उसमें तो वो लोग फिर बड़ा बड़ा पत्थर को उठा उठा के फिर बड़े मतलब दैत्याकार तरीका से वो लोग मंदिरों को बनाए, जिसमें गोपुरम, विमान, ये सब बनना शुरू हुआ। तो आगे उस जिस समय आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे उस टाइम में किया जाएगा उसको। और कुछ दिक्कत आई हो समझने में? और ये बात ये हमें ये जो 4-5 चीज़ है अभिलेख के बारे में, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। आप यूपीएससी देने जाइए, बीपीएससी देने जाइए, यहाँ से प्रश्न रहेंगे। और कुछ कल पुस्तक के बारे में जो बतलाएंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे।